गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा क्रिया शारीर। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक होगा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पार्ट 2। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के अंदर बेसिक चीज़ें जो थी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पार्ट 1 के अंदर। फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूँगा यहाँ पे कि एक्सक्रीशन की बात जब भी आती है तो हमारे माइंड में दो चीज़ें आती है। एक है फेसिस एक्सक्रीशन यानी कि स्टूल एक्सक्रीशन, और दी मल, सॉलिड मल, और द पुरीश एक्सक्रीशन। ओके, द सेकेंड वन इज़ मूत्र और द यूरिनेशन और द यूरिन फॉर्मेशन और द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन। ओके, तो ये जो चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक्सक्रीशन के अंदर आती है। एज़ पर सिलेबस ऑफ BMS फर्स्ट ईयर इन क्रिया शारीर सब्जेक्ट, ये टॉपिक जो है वो पार्ट 2 के अंदर मॉडर्न फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जितना हमें जानना है बेसिक, वो बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूरी है, एंड दी अल्टीमेट जब आप क्लिनिकली ये सारी चीज़ें देखने को ट्राई करोगे, यानी कि एग्जामिनेशन करो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगी, वो चाहे फिजिक्स की हो चाहे यूरिन की हो, और उसका पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। और वो तभी पता होगा जब आपको एक बेसिक आइडिया होगा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का। ओके, तो लास्ट टाइम जो बात हुई थी फॉर्मेशन ऑफ द फिसिस हमने बात करी थी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एंड अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, बोथ द वे हमने बात करी थी कि कौन कौन से मसल्स, कौन कौन सी फंक्शंस जो है वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और अल्टीमेटली फेसिस फॉर्मेशन होता है। और वैसे ही आयुर्वेद के अंदर कौन कौन से दोषाज इन्वॉल्व रहते हैं और कैसे स्टूल फॉर्म होता है। तो ये दो चीज़ें हमने ऑलरेडी बात कर ली है। और उसके बाद में हमने बात की थी बेसिक डाइटरी थिंग जो सीधा मल फॉर्मेशन और दी फेसिस फॉर्मेशन के ऊपर सीधा इफ़ेक्ट रखता है। और उसके अंदर जो मेजर पार्ट है जो अभी के सिनारियो में प्रैक्टिकली भी हम अगर देखें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन किया जाता है, डाइट के अंदर उसको मेंशन ज़्यादा किया जाता है। और फिर भी उसकी इफ़ेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट वो जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उसका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो पूरा अलग तरीके से है। ओके, तो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, और मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो फाइबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, और एक चीज़ थी जो अभी बात करनी रह गई थी उसी के अंदर, उसी टॉपिक के अंदर, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पर्टिकुलर थिंग कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू दी इजी मोशन फिजियोलॉजी, और दी कैसे हम आराम से हमारा मल जो है वो पास कर सके। बिकॉज अभी के सिनेरियो के अंदर 10 में से अगर देखने जाए तो करीबन 4 से 5 लोगों को कॉन्स्टिपेशन होगा, और उसमें से 1 या 2 ऐसे होंगे जो दवाइयों के सहारे ही जो मल एक्सक्रीट जो है वो कर पा रहे होंगे। ओके, तो इट्स अ मेजर डिसीज़ वी कैन से, बिकॉज अगर मल बहुत समय तक हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, हम उसका ध्यान नहीं रखते, तो फर्मेंटेशन वो बढ़ता जाता है, जो हमने ऑलरेडी बात करी थी बैक्टीरियाज़ की। तो वो फर्मेंटेशन की वजह से अल्टीमेटली कई सारी चीज़ों पे उसकी इफ़ेक्ट होती है, और स्पेशली इफ़ेक्ट होती है हमारी नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ओके, तो और इसी वजह से पक्वाशयगत वात अगर बढ़ता है तो शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर सीधा उसका इफ़ेक्ट होता है। डेफिनेटली अभी मॉडर्न उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाएगा, तो आई एम टेलिंग and the correlate with the different perspective of the Ayurveda and the modern. Okay, or not I am telling that exactly its correlation. Okay, ये जो चीज़ है मैं बार बार और जस्ट लाइक कि हर बार मैं लेक्चर के अंदर बोलता हूँ कि आयुर्वेद को डायरेक्टली और इज़ इक्वल टू कभी भी मॉडर्न के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह से ही समझने की कोशिश करें तो इजी रहेगा। ओके, तो पक्वाशयगत वात जो है वो बढ़ता है, और इसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट वात वृद्धि से होकर पूरे शरीर के अंदर वात रोग जो है वो
करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ बेसिक रूट कॉज ऑफ द होल वात डिसीज़, ओके। और इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करने को बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसे कोई डिसीज़ के साथ में आपका पेशेंट आता है और उसको डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन इट्स नॉट अ मेजर डिसीज़ अकॉर्डिंग टू द लेमैन पर्सन, ओके, क्योंकि उसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं होती। कोई भी लैक्सेटिव ले लेने से उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो चला जाएगा। आप देख रहे होगे अभी आयुर्वेद के नाम पे कई सारे एडवर्टाइज भी आती होगी टेलीविज़न पे, मोबाइल्स पे। तो ये जो एडवर्टाइज़ है उसकी वजह से द कंसेप्ट ऑफ मल, ओके, वो पूरी तरह से नेगलेक्ट हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा सीरियस एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर और द वैद्य वी हैव टू अ ब्रीफ और द डीप नॉलेज ऑफ द होल फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन स्पेशली रिलेट विद द पुरीशा, ओके। तो कैसे जो फाइबर्स थे मैंने वहाँ से बात छोड़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो कैसे फाइबर्स जो है वो वात वृद्धि करते हैं, अल्टीमेटली रुक्षता उसके अंदर करते हैं, दिन कफ क्षय जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर कर लेते हैं और अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी मैनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ओके, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी वात वृद्धि इन होल बॉडी ऑल्सो। तो फाइबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, रॉ वेजिटेबल्स डेफिनेटली लेने चाहिए, मगर इन अ सर्टेन क्वांटिटी, इन अ स्मॉल क्वांटिटी वाइल you are taking the lunch time, okay, it's only have to take in the lunch time only, क्योंकि जो सुबह का टाइम है उसमें कफ ज़्यादा रहता है और उसकी वजह से थोड़ा सा अग्निमंद होता है हमारा। इट्स नॉट अग्निमंद डिसीज़, ओके, इट्स सिंपली अग्निमंद इज़ देयर नेचुरली। तो उसकी वजह से हैवी फूड नहीं लेना चाहिए और फाइब्रस वाले जितने भी डाइट है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट्स अ गुरु गुण। तो गुरु गुण की वजह से वहाँ पे अग्निमंद ऑलरेडी हो रहा है, तो सुबह वो फाइब्रस डाइट और दी रॉ वेजिटेबल और दी सलाड्स वो नहीं लेने चाहिए। और सेम एज इट इज़ इन द इवनिंग में ऑलरेडी वायु का प्रकोप होता है और उस वक्त भी हमारी अग्नि जो रहती है वो वेरीज रहती है, तो उस वक्त भी हमें लेट नाइट और आफ्टर आई कैन से 7 और 8 हमें सलाड्स नहीं लेने चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी है, बिकॉज फाइबर इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट। फर्स्ट थिंग, फाइबर इज़ नॉट गेट डाइजेस्टेड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल। तो दो चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, इट्स सिंपली मेंटेन दी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द गट, ओके, इतना हमें याद रखना है कि जो हमारी होल गट सिस्टम है उसमें फाइब्रस फूड जो है वो सिंपली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बनाए रखता है, नॉट अदर देन एल्स, ओके, उसका और मेजर कोई काम नहीं होता है। उसके बाद में जब भी आप फास्टिंग कर रहे हो, स्पेशली लोग फास्टिंग के दौरान, और डाइटिंग की मैंने बात करी थी, तो डाइटिंग के अंदर ज़्यादातर फाइब्रस फूड लिया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए श्योरली, ओके। जब भी आप फास्टिंग करते हो तो फास्टिंग के अंदर अगर आपको कोई भी फूड लेना हो तो इट शुड बी लघु गुण, ओके, लघु गुण, शीत गुण, एंड obviously it's not a much ruksha guna, okay, there have to be ruksha guna in the food, मगर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर रुक्ष गुण नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखें जब भी आप उपवास करते हो, वो चाहे धार्मिक हो चाहे हेल्थ के लिए आप कर रहे हो, तो उसके अंदर लघु आहार इज़ द मोस्ट थिंग जो हमें लेना चाहिए, ओके। तो ये थी फाइबर्स की बातें, जो और ज़्यादा डेफिनेटली कई लोगों को कंफ्यूज और कई लोगों को मानने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, मगर आई एम डायरेक्टली टॉकिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ओके। तो जो लोग समझ सकते हैं डेफिनेटली वो ट्राई करें इसको समझने का और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और जो लोग नहीं समझ सकते जस्ट लिव इट, एंड जो आप कर रहे हो वो कर सकते हो। Thank you so much. Now the second point is when we are talking about the Purisha Mala, तो the lactobacillus yukta especially, okay, not lactobacillus उसे भूल जाओ, मगर simply we says the दही
ओके, इज़ द मेन कंटेंट जो हम ज़्यादातर स्टूल को कंसंट्रेट करते हुए रखते हैं। ओके, और दही के अंदर बैक्टीरियाज अच्छे होते हैं तो हमारे गट के लिए अच्छा है एंड ऑल, ऐसी जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते रहते हो। ओके, देयर इज़ अ सर्टेन प्रोबायोटिक फूड इज़ अवेलेबल जो मार्केट में आपको बहुत ही ज़्यादा क्या मोटिवेट करते हैं टू टेक दैट, और सिंपल दही के नाम पे आपको बहुत ही कम मात्रा के अंदर बहुत ज़्यादा दाम में वो आपको बेचा जाता है। ओके, जस्ट दही का नाम उन्होंने प्रोबायोटिक कर लिया एंड द अल्टीमेट थिंग, और जो है वो दाम बढ़ा के आपको बेचा जा रहा है और हम लोग खरीद भी रहे हैं। इट्स अ मेजर थिंग कि वो नहीं होना चाहिए। अगर आप दही या छाछ लोगे तो वो बेटर रहेगा, उसमें ऑलरेडी नेचुरली जो बैक्टीरियाज है वही हमारे काम के हैं। तो डेफिनेटली दही इज़ गुड फॉर द फूड, मगर दही को डेली नहीं लेना चाहिए। अगेन सेकेंड थिंग, दही जो है वो उष्णवीर्य है, गर्म है, तो हमेशा ध्यान में रखें कि गर्मी में उसे नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर हम उसे गर्मी में ही लेना पसंद करते हैं, मगर स्ट्रिक्टली ध्यान रखें दही को कभी भी गर्मी में नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह पे आप छाछ जो है वो ले सकते हो, मगर दही को कभी भी गर्मी में न लें, एज इट इज़ ना लें। तो क्यों? क्योंकि दही एक गुरु गुण है, उष्णवीर्य है, यानी कि गर्म है, उसका नेचर, तासीर उसकी गर्म है। एंड दी थर्ड वन इज़ अभिसंधि। दही को अभिसंधि बोला गया है, यानी कि चैनल्स को ब्लॉक करने वाला। अभिसंधि का मीनिंग होता है नॉट ब्लड वेसल्स। ओके, आयुर्वेद में ब्लड वेसल्स डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला गया है, ये ध्यान में रखें। उन्होंने बोला है कि जो भी स्रोतसाज होंगे, ओके, तो जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो चैनल्स है उसको वो ब्लॉक करने की कोशिश करेगा और फर्दर मेटाबॉलिज्म ऑफ दी धातुज, ओके, यानी कि टिश्यूज़ मेटाबॉलिज्म में वो इंटरप्ट कर सकता है। और द फोर्थ थिंग इज़ उष्णवीर्य होने की वजह से वो पित्त वृद्धि भी करता है, यानी कि शरीर के अंदर पित्त वृद्धि करेगा तो एंजाइम सिक्रेशन ज़्यादा होगा, नॉट इन अ नॉर्मल कंडीशन। ओके, वो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। ज़्यादा होगा तो पित्त वृद्धि होगी एंड दी अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी एसिडिटी और दी स्किन प्रॉब्लम्स एंड दी आई प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें जो है वो दही की वजह से हो सकती है। दही के अंदर न्यूट्रिशन वाइज देखने जाए, ओके, अगर हम नंबर्स की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन और ये सारी चीज़ें जो है वो जो जनरली हम मांगते हैं, तो वो है, उसमें बैक्टीरियाज भी है, मगर वो तभी काम करेंगे जब आप उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाओगे। ओके, तो उसके लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, बहुत ही आपकी अग्नि जो है वो बहुत ही प्रदीप्त होनी चाहिए, देन ओनली इट कैन डाइजेस्टेड प्रॉपरली एंड देन ओनली इट इफेक्ट्स वेल। ओके, तो वो अच्छी तरह से इफ़ेक्ट जो है उसका प्रॉपर इफ़ेक्ट वो कर सकता है, मगर सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए एंड दी बैक्टीरियाज के लिए कभी भी दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लीज़ माइंड इट। ये दोनों चीज़ें, फाइबर एंड दही, ये अभी के सिनेरियो में, अभी के डाइट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से भी हमें दिक्कतें हो सकती है। और स्पेशली जिन लोगों को भी स्किन डिसीज़ ऑलरेडी हो रहा है उन लोगों को दही देखना भी नहीं चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ ऑलरेडी है उन लोगों को भी दही नहीं खाना चाहिए। दो डिसीज़ ऐसे हैं जो जिसके ऊपर दही का सीधा इफ़ेक्ट जो है होता है। ओके, और मल के ऊपर इसका इफ़ेक्ट अगेन वैसा होगा कि वो अभिसंधि है, तो वो आगे जाके हमें ऐसा लगता है कि वो कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा, मगर ज़्यादा क्वांटिटी में और डेली लेने से कॉन्स्टिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है और कफ की मात्रा वहाँ पे बढ़ सकती है। ओके, फाइबर्स से वात वृद्धि होती थी और यहाँ पे कफ वृद्धि हो रही है और उसकी वजह से जो मल पास जो होना चाहिए स्मूथली वो नहीं होगा। ओके, देयर इज़ अ मोर ऑफ स्टिकीनेस इन इट। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए, ये दो फूड कंटेंट ऐसा है जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कंज्यूम करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये फिसिस फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अल्टीमेटली इट लीड्स टू द मैनी डिसीजेज ऑफ वात, पित्त एंड कफ। ओके, देन नाउ we are move forwarding to the physiology of defecation, the actual question जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है आपको, फिजियोलॉजी ऑफ डेफिकेशन। तो उसके अंदर डेफिनेटली मसल्स, रिसेप्टर्स एंड द नर्व्स, ये तीन चीज़ें जो है वो बार बार बोली जाएगी। तो ये तीन
बेसिक थिंग वो हमेशा एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको याद रखना है 3 चीज़ें, ओके, द नर्व्स, मसल्स एंड द रिसेप्टर्स, ओके। तो हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मोस्टली एक्ट एज अ स्टोर हाउस, ओके। तो जो मल है वो कंटिन्यूसली उसके अंदर धीरे धीरे आता रहता है, और एक सर्टेन क्वांटिटी में जैसे उसको लगता है कि अभी फिल हो चुका है, देन इट क्रिएट्स अ मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ओके। मास पेरिस्टाल्टिस के होने की वजह से वो मल पूरा आगे सिग्मॉइड कॉलन एंड उसके थ्रू फिर रेक्टम एनल कैनाल तक वहाँ पे पहुँचेगा। तो ये एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक मसल का फंक्शन होगा, मसल्स का फंक्शन जो मेनली बोला जाता है दैट इज़ अ पेरिस्टाल्टिस, मगर यहाँ पे आपको मास पेरिस्टाल्टिस जो है वो लिखना बोलना है, ओके। पेरिस्टाल्सिस जो है वो यहाँ पे होगा। तो feces is stored in a large intestine. When large intestine is full of feces, then mass peristalsis जो है वो appears in the colon. And due to mass peristalsis, feces is pushed from the sigmoid colon into the rectum. Stretching of rectal wall इनिशिएट्स डेफिकेशन रिफ्लेक्स, ओके। तो ये रिफ्लेक्स हमें ध्यान में रखना है बिकॉज रेक्टल वॉल के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर जो रहते हैं, तो उसके थ्रू द अफरेंट नर्व फाइबर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के S1 एंड S2 जिसके ऊपर मेजरली इफेक्ट होता है, तो वहाँ पे जो है उसके नर्व फाइबर्स के थ्रू अफरेंट नर्व इम्पल्स हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द stretching of the receptor in the rectal wall, okay? तो ये बात ध्यान में रखिए, रिसेप्टर की वजह से, स्ट्रेच रिसेप्टर की वजह से वहाँ पे नर्व इम्पल्स जो है अफरेंट नर्व इम्पल्स वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, दैट इज़ वन थिंग। एंड वहाँ कौन सी जगह पे जाएगा, तो S1 एंड S2 नर्व पैर जो है वो उस पर हमें याद रखना है, ओके। तो उसके बाद में एक अगेन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी रेक्टम के अंदर, और उसकी वजह से, ओके, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, तो ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ रेक्टम, ओके, इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर, contraction of diaphragm and the abdominal muscles, internal anal sphincters open up and feces is excreted through anus. तो यहाँ पे diaphragm, abdominal muscles and sphincters, okay, there are two sphincters in the anal canal, it is the external and the internal. तो अभी जो muscles कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उसमें एक चीज़ होगी डायफ्राम का प्रेशर, सेकंड एब्डोमिनल मसल का प्रेशर, एंड थर्ड वन इज़ इंटरनल स्फिंक्चर, उसका प्रेशर की वजह से वहाँ पे डेफिकेशन और द एक्सक्रीशन शुरू होगा, ओके। द फीलिंग ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो आना शुरू हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट एक्सटर्नल एनल स्फिंक्चर इज़ अंडर वॉल्यूंटरी कंट्रोल। तो ये ध्यान में रखें कि इंटरनल एनल स्फिंक्चर जो है वो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल में होता है, यानी कि उसके ऊपर डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं होता, मगर एक्सटर्नल स्फिंक्चर होता है वो ज़्यादातर वॉल्यूंटरी कंट्रोल के अंदर होता है। तो जब भी आपको एक प्रॉपर स्पेस या तो आपको कंफर्ट जब आपको मिल जाएगा, देन ओनली द रिलीजिंग ऑफ एक्सटर्नल कैनल्स अपीयर्स और दे हैपन, and then only the excretion of the feces occurs, okay? तो ये ध्यान में रखें, इनवॉल्यूंटरी एंड द वॉल्यूंटरी दो चीज़ें हैं, उसके ऊपर हमें खास ध्यान रखना है कि कैसे उसका एक्सक्रीशन जो है वो होगा, ओके। एंड उसके बाद में यहाँ पे ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो नर्व सप्लाई, हाँ, मोटर एंड द सेंसरी, यानी कि अफरेंट एंड द इफरेंट, टू टाइप्स ऑफ नर्व सप्लाई ऑलवेज देयर टू make sense to the anal canal to the spinal cord, and the motor nerve supply is from the spinal cord to the anal canal. तो ये दो नर्व सप्लाई जो है वो वहाँ पे होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर S1 एंड S2 स्पाइनल नर्व पैर जो है वो यहाँ पे सप्लाई होती है, तो ये हमेशा याद रखें, और वहाँ से ही हमारा डेफिकेशन रिफ्लेक्स जो है वो आएगा, ओके। तो nerve controlling of defecation reflexes are pelvic nerve, okay, conduct sensory impulse from rectum to the second and the third sacral segment of the spinal cord, okay. A nerve called as a pelvic nerve, okay, तो ये याद रखें हम pelvic nerve का नाम। pelvic nerve also carries the motor impulse to wall of the rectum from the sacral segment of spinal cord S1 and S2। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ
क्योंकि आपको याद रहे S1 एंड S2 एंड पेल्विक नर्व. मोटर नर्व फाइबर इज पेल्विक नर्व आर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. तो ये ध्यान में रखें. ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है तो जब भी कैरीड आउट होगा स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ पे जो इम्पल्स अफरेंट इम्पल्स जो है वो कैरीड आउट होंगे, इफरेंट सॉरी, तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी कि जैसे कि अगर स्ट्रेस रिलेटेड जो है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो मेजरली ये रिफ्लेक्स ऑफ द मोटर नर्व सप्लाई डेफिनेटली गेट हैम्पर्ड, और उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो लग सकता है. और ज़्यादा टाइम एनल कैनाल के अंदर मल रहने से वहाँ पे एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कंटिन्यूसली होता जाएगा और मल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगा. ओके, तो उसकी वजह से भी जो कॉन्स्टिपेशन है उसका वो बढ़ता जाएगा. तो वाइस वर्सा दोनों चीज़ें होगी. एक तो मोटर नर्व सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है, एंड द सेकंड थिंग इज़ द प्रॉपर मॉइस्चर जो है वो स्टूल के अंदर नहीं है, तो अल्टीमेटली द पासिंग ऑफ स्टूल इज़ गेट हैम्पर्ड. ओके, तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ऐसे कोई भी चीज़ जो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर ट्रिगर करती है, तो डेफिनेटली मोटर नर्व सप्लाई ऑफ द पेल्विक नर्व टू द रेक्टम वो चेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली फील्स दी पैथोफिजियोलॉजी कॉल्ड एज ए कॉन्स्टिपेशन. ओके, तो ये बात ध्यान में रखें कि कैसे हमारे शरीर के अंदर उसका जो चेंज है वो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस की वजह से भी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है. दैट कैन प्रूव विद दिस साइंटिफिक थिंग. ओके, बिकॉज इट्स अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर. तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है. ओके, now the second nerve is called as a pudendal nerve. okay, तो एक्सटर्नल स्पिंक्चर जो है एनस में से जो निकलता है, यानी कि सेंसेशन जो है वो निकलता है, तो ये पुडेंडल नर्व सप्लाई करती है एक्सटर्नल स्पिंक्चर को, और वहाँ पे सीधा जो है वो सेरेब्रल एक्टिविटी के अंदर, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में उसका रूट नहीं होगा, ये ध्यान में रखें. सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर सीधा वो जाएगी और वहाँ से वॉलेंट्री थिंग जो है वो एक्शन में आएगा. यानी कि एक्सटर्नल स्पिंक्चर इसलिए वॉलेंट्री काम करता है जस्ट बिकॉज ऑफ पुडेंडल नर्व, एंड पुडेंडल नर्व जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जुड़ी हुई होती है. तो ये ध्यान में रखें. देयर इज़ टू टाइप ऑफ नर्व सप्लाई. एक स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ पेल्विक नर्व, एंड द पुडेंडल नर्व वो सीधा सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है. ओके, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखें. कभी कभी सर्जरी के दौरान पेल्विक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है और इसकी वजह से वहाँ पे जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर का कंट्रोल है वो चला जाता है. तो ये भी ध्यान में रखना है कि सर्जिकल कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल स्पिंक्चर का हो सकता है. तो जब भी आपके पास पेशेंट आए और आपको ये बोले कि देयर इज़ इनकंटिनेंस ऑफ दी मल और वो मल को रोक नहीं पाता, जब भी ऐसा लगता है कि उसे मल पास होना है तो टॉयलेट तक जाते जाते जो है उसका मल पास हो जाता है, तो उनको पूछना है हमेशा फर्स्ट थिंग कि आपको पाइल्स और द फिशर की कभी भी जो है वो हिस्ट्री रही है या उसका आपने सर्जरी या ऐसा कुछ कराया है. तो अगर हाँ बोलता है तो देयर इज़ अ चांस कि पुडेंडल नर्व जो है वो डैमेज हुई होगी. ओके, तो ये बात ध्यान में रखें और जब भी आप करें तो क्रॉस चेक और द डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आपको काम में आ सकता है. ओके, तो यू हैव टू नो अबाउट दिस पुडेंडल नर्व एंड द पेल्विक नर्व एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न. देयर इज़ टू थिंग इज़ डायरिया एंड द कॉन्स्टिपेशन. तो डायरिया हमें पता है कि फ्रिक्वेंट इवैक्यूएशन ऑफ द फीसिस इज़ कॉल्ड एज ए डायरिया, एंड द उसके जो कॉजेज होंगे वो डिफ़र होंगे. इट्स नॉट सिंगल कॉज फॉर दिस. ओके, फॉर द फूड पॉइजनिंग से लेकर कोई भी आप जो है वो बोल सकते हो. उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन, तो डिफ़िकल्टी इन डेफिकेशन ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ द स्टूल और द पेरिस्टलिक मूवमेंट लॉस और द एनल कैनाल मूवमेंट और द रिफ्लेक्स रिसेप्टर मे बी लॉस ऑफ द रिसेप्टर ऑल्सो. तो देयर इज़ मैनी कॉजेज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन. ओके, तो नाउ अब थोड़ा सा उसको एक्सक्रीशन ऑफ द
पुरीश, वो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक हम समझेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे आयुर्वेद भी इसके अंदर उतनी ही अच्छी तरह से फिजियोलॉजी को समझा रहा है। तो फर्स्ट थिंग, देयर इज़ अपान वायु इज़ ऑलवेज देयर टू कोरिलेट विद ऑल दिस। The second one is प्राणवायु is also there because there is a nerve supply, okay? तो ये दो जो वायु है वो इसके ऊपर काम करते हैं। समान वायु भी इसके ऊपर काम करेगा क्योंकि समान वायु जो है वो अगेन पूरी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है वो संभालता है। तो इसमें 3 वायु मेजरली काम में आएंगे। प्राण वायु बिकॉज ऑफ नर्व सप्लाई, समान वायु जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल डाइजेशन एंड दी पैरासिल्टिक मूवमेंट, एंड दी अपान वायु जो पक्वाशय में ही स्थित है। और इवैक्यूएशन यानी कि अल्टीमेट इवैक्यूएशन वी कैन correlate with the stretch receptor or the motor reflection of the thing, okay, motor reflection of the particular thing, वो उसकी वजह से यानी कि अपान वायु वो रिफ्लेक्स कर रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं उसको, ओके, नॉट डायरेक्टली मगर वी कैन से, बिकॉज अपान वायु की गति जो है वो नीचे की तरफ होती है और मोटर सप्लाई जो होता है यानी कि एफरेंट नर्व इम्पल्स हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसकी, तो उसकी वजह से वी कैन कोरिलेट विद दी अपान वायु। तो 3 वायु जो है वो, तो ये 3 चीज़ें जो है वो जनरली डेफिकेशन फिजियोलॉजी के अंदर जो है वो, तो अगर इन तीनों वायु में से कोई भी वायु अगर डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली वी कैन से द फिजियोलॉजी ऑफ द डेफिकेशन गेट हैम्पर्ड, ओके, यानी कि समान वायु, प्राण वायु एंड दी अपान वायु। तो कोई भी अगर आपके पास पेशेंट आता है और आप क्लिनिकली उसे असेस कर रहे हैं बाय दी आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, तो आपको ये 3 वायु को हमेशा ध्यान में रखना है। और वैसे ही जो है वो आपको एग्जामिनेशन करनी है, आपको क्वेश्चन आंसर करना है कि आपको फर्स्ट भूख कैसे लग रही है, खाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, कितने टाइम के बाद आपको भूख वापस लगती है। तो ये बेसिक जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हमेशा पूछने पड़ेंगे, ओके। और स्टूल के बारे में हमेशा यानी कि पूरी परीक्षा जो है वो हमेशा क्वेश्चन यानी कि प्रश्न परीक्षा से आपको करना पड़ेगा, ओके, कि स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी है, कितने टाइम के बाद आता है, कैसे आता है, लिक्विड या सेमी सॉलिड या हार्ड, या करने में डिफ़िकल्टी, फीलिंग पेन, फीलिंग इचिंग, फीलिंग बर्निंग, और ब्लीड के साथ आता है यानी कि ब्लड के साथ आता है या नहीं आता है, दिन में कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको बेसिक उसमें पूछने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई कि वो कौन से वायु के थ्रू जो है वो हो सकता है। और इसीलिए अगर आप देखो तो प्राण वायु का एक डिसीज़ जो है वहाँ पे तमक श्वास उसका नाम है। तो तमक श्वास की अगर संतप्ति के बाद जब आप उसका चिकित्सा सूत्र पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा जाता है तमक श्वास हेतु तमक हेतु विरेचनम, ओके, यानी कि आपको तमक श्वास में अगर रिलीफ चाहिए यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर रिलीफ चाहिए तो यू हैव टू मेक अ विरेचन टू द पर्टिकुलर पेशेंट। तो ये आप देख सकते हो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राण वायु यानी कि प्राण वायु के जो भी डिसीज़ है उससे और अपान वायु के डिसीज़ के साथ में कितना ज़्यादा कोरिलेशन है वो आप देख सकते हो ये बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में, ओके। और इसी के लिए जब भी आप कोई भी एक्सेस यानी कि वातवर्धक, पित्तवर्धक और कफवर्धक आहार लेते हो, स्पेशली वात एंड कफवर्धक लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन एंड पित्तवर्धक आहार लीड्स टू द विरेचन यानी कि डायरिया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो अगर डायरिया आपके पास में कोई पेशेंट आता है तो देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वायु ऑल्सो, मगर मेजरली वो पित्त इन्वॉल्व होगा, एंड अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो वात एंड कफ की वजह से हो सकता है। तो अगर ड्राई मल आ रहा है यानी सूखा मल आ रहा है तो देयर इज़ अ वात इन्वॉल्वमेंट, एंड अगर स्टिकीनेस हो रहा है और उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कफ का इन्वॉल्वमेंट होगा, ओके। तो और इसकी वजह से वहाँ पे अगर डेफिकेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है तो देयर इज़ 2 डिसीज़ इसके अलावा भी जो है वो मिलते हैं, दैट इज़ पाइल्स एंड द फिशर, ओके। पाइल्स यानी कि जो वेनस एंगॉर्जमेंट होता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, देयर इज़ 3 वेनस आर देयर इन दी रेक्टल सप्लाई। तो उस वेन्स के अंदर वहाँ पे एंगॉर्जमेंट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और इट लीड्स टू दी पाइल्स, ओके। वो ऐसा कब होता है जब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बार बार पड़ता रहता है, देन इट लीड्स टू दी पाइल्स, ओके। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर इज़ वात पित्त कफ रक्त जन सन्निपात टाइप ऑफ
अर्श इज़ देयर. ओके, डेफिनेटली मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, मगर आई थिंक दिस इज़ द टाइप ऑफ द अर्श. ओके, तो ये अर्श में वात में है, तो उसके अर्श के साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन तो सभी में होगा, मगर इसके साथ में उसके पेन होगा ज़्यादा. ओके, पेनफुल पाइल्स वी कैन से इट्स अ वातज. देन बर्निंग पाइल्स इज कैन से इज अ पित्तज. एंड कंडू यानी कि इचिंग अगर है पाइल्स के या तो एनल कैनल के आजू बाजू में या तो एनस के आजू बाजू में, देन इट्स लीड्स टू दी कफज पाइल्स. ये बेसिक उसके जो है वो सिम्टम बताए गए हैं. ओके, एंड द फिशर इज मेजरली अकर्स ड्यू टू दी पित्त. ओके, बिकॉज देर इज़ अ स्क्रैच इन दी रेक्टल कैनाल और द एनल कैनाल. तो इसकी वजह से जो है वो पैथोफिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो आपको पता होनी चाहिए. जब आप एग्जामिनेशन में भले ही मॉडर्न लिख रहे हो, मगर यू कैन राइट विथ सम पॉइंट्स ऑफ द आयुर्वेदा ऑल्सो, एंड यू कैन डेफिनेटली कैन गेट मोर मार्क्स. एंड जब भी आप एक्सप्लेनेशन करो इन फ्रंट ऑफ वाइवा, ओके, वाइवा के अंदर अगर आप एक्सप्लेनेशन करते हो तो प्लीज़ जितना आपको पूछा जाए उतना ही आंसर देना. उसमें अगर मॉडर्न पूछा जाता है तो मॉडर्न का ही बोलना है, आपको वहाँ पे आयुर्वेद इन्वॉल्व नहीं करना है. ओके, तो ये ध्यान में रखते हुए ये दो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग एग्ज़ाम. राइटिंग में आप उसको दूसरी चीज़ें भी ऐड करके लिख सकते हो, आपका नॉलेज जो है वो ऐड करके लिख सकते हो, मगर वाइवा में ऐसा नहीं करना है. तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस इन दी एग्जामिनेशन कि आपको कैसे और क्या प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, तो वो चाहे रिटन हो चाहे वाइवा हो. तो इतनी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए डेफिकेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डेफिकेशन के बारे में. तो दिस इज़ फॉर टुडे, this much. Thank you so much for hearing calmly and patiently. Please share this video and the audio to your colleagues and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Productions. Have a nice day all my dear students, and best of luck for the further study. Thank you.